वेलकम स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकंड क्लास है बीबीए सेकंड ईयर वालों की और इसमें आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। जैसा कि हम पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। और उस दिन हमने लास्ट क्लास में आपका थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था, इसका ओवरव्यू भी मैंने आपको दिया था। तो आज से आपका सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आज आपका सब्जेक्ट आपको पता ही लग गया है कि सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी लॉ में मीन्स कंपनी लॉ में आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। जब भी हम देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका फिजिकल पर्सन जैसे हम हैं, दूसरा होता है कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस एक किसी भी चीज को उसके नाम को रिकॉग्नाइज किया है बाय लॉ, तो वो जो चीज आती है वो चीज आती है आपकी किसमें, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में, ठीक है। जैसे सपोज करिए XYZ कंपनी है, ठीक है। तो XYZ कंपनी है तो अगर वो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो रिवाइज हुआ है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से बिजनेस को रन कर सकती है, ठीक है, अपने नाम से वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, अपने नाम से वो प्रोडक्ट इशू कर सकती है। तो उन सब चीजों की जो पावर उसे मिल रही है वो किससे मिल रही है, उसे लॉ से मिल रही है। और लॉ जैसे ही उसके साथ एनफोर्स हो जाता है तो उस जो उसकी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है वो चीज कहलाती है आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि एज पर द लॉ अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज द एबिलिटी टू एंजॉय राइट्स, फुलफिल इट्स ड्यूटीज एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या कर सकती है, जो राइट्स जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, ऐसे ही राइट्स आपका कंपनी लॉ ने, ठीक है, जो आपका कंपनी लॉ है 1956 उसने ऐसे ही राइट्स किसे दे रखे हैं, कंपनी को दे रखे हैं कि वो अपने नाम से क्या कर सकती है, अपने नाम से शेयर शुरू कर सकती है, अपने नाम से लैंड खरीद सकती है, ठीक है, अपने नाम से अपने पास एम्प्लॉय रख सकती है। वो सारे अधिकार किसे, कंपनी लॉ ने किसे दे रखे हैं, आपको कंपनी को। और कंपनी क्या कर रही है, उससे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्रिएट हो रही है कंपनी की उस चीज से। तो इसमें जैसे इट हैज द एबिलिटी टू एंजॉय राइट्स, फुलफिल इट्स ड्यूटीज एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ सिंगुलर क्रिएशन ऑफ द लॉ, ठीक है। जैसे ही आपने अपना कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाया कंपनी लॉ 2013 में या इससे पहले कंपनी लॉ आपका 1956 में, तो वो क्या हो गया कि वो एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। आपने एक कंपनी क्रिएट कर ली है, ठीक है, और उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो गया है, ठीक। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। Corporate personality, the best example of this is the corporate personality of a company under the Companies Act 2013, ठीक है। तो ये तो आपका एक ओवरव्यू हो गया। इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। अगर 1956 में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 311 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 defines a company as a company formed and registered under this act or an accepting company, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 317 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एन एक्सेप्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका लास्ट लेक्चर में कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 आपका क्या है, एक एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और इंडियन कंपनी लॉ व्हिच रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मींस कि आप कोई भी कंपनी, आप कोई भी फर्म क्रिएट कर रहे हैं तो जब तक आप उसे कंपनी लॉ 2013 या 1956 के
अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो लीगल एग्जिस्टेंस उसका नहीं माना जाएगा, ठीक है। लीगली वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस बन जाएगा और वो अपने नाम से सारे काम एज अ लीगल कर सकती है, ठीक है, विद इन द टेरिटरी इन आवर कंट्री। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट आता है आपका इसमें which regulates incorporation of company, responsibilities of a company, directors, dissolution of a company, ठीक है। इसमें मेंशन कर रखा है कि क्या क्या करता है कंपनी लॉ। सबसे पहले incorporation of a company means कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है कि उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सोसाइटी के रिगार्डिंग, शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, और आपका मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टर्स, क्या क्या बेसिस होंगे डायरेक्टर्स को बनाने के लिए, ठीक है, और किस किस क्या क्या नॉर्म्स होंगी जिससे डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट किए जाएंगे वो। नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी मींस कि अगर कंपनी हम बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोविजंस रहेंगे जिसके अंदर हम कंपनी को डिसोल्यूट करेंगे या वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 2013 एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स कंटेनिंग 470 सेक्शंस एज अगेंस्ट 658 सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट 1956। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 का ओवरव्यू दे रखा है कि उसमें 29 चैप्टर है, 470 आपके सैंक्शन सेक्शंस हैं जो आपका 1956 में 658 थे, ठीक है। 658 से घटा के आपके पास 470 है। नेक्स्ट हम से बात कर रहे हैं कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट मिली थी से आपका 29 अगस्त 2013 को, ठीक है। और इसमें आपके पूरा का पूरा एक्ट जो लागू हुआ था वो अ टोटल ऑफ अनदर 184 सेक्शंस केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, मतलब कि 1 अप्रैल 2014 से पूरा का पूरा कंपनी से 2013 लागू हो गया है, ठीक है। इसमें आपके मेजर चेंजेस आए हैं। मेजर चेंजेस मतलब इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कंपनीज फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ इसमें आपका 2015 में, सेकंड अमेंडमेंट हुआ आपका 2017 में, थर्ड अमेंडमेंट हुआ आपका 2019 में, फोर्थ अमेंडमेंट अभी होना है आपका। देखिए ऊपर एक्ट है, नीचे बिल है, तो एक्ट मतलब अमेंडमेंट हो चुका है। नेक्स्ट आपका बिल है, मतलब अभी केवल एक रॉ परफॉर्मा तैयार किया है, अभी केवल एक आइडिया जनरेट किया है कि हमें एग्जिस्टिंग जो आपका कंपनी लॉ है उसमें क्या क्या चेंज करना है, केवल वो, ठीक है। तो वो आ गया आपका कंपनी फोर्थ अमेंडमेंट बिल 2020। जैसे ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट से तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपनीज एक्ट 2020, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इसमें आ जाते हैं आपके, देखिए इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं आपके कंपनी के। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट दे रखा है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मींस देखिए इसमें पहली लाइन लिखी है अ कंपनी इज क्रिएटेड व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। मतलब कि क्या है, आपको कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कंपनी लॉ का, कि सबसे पहले कोई भी कंपनी क्या होगी वो रजिस्टर्ड होगी किसमें, कंपनी लॉ के अंदर, और उसे क्या मिलेगा, एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इन अ कंपनीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मींस इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी अपने नाम से मार्केट का हर काम कर सकती है, ठीक है। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है किसमें, कंपनीज एक्ट में, तो वो अपने नाम से अपनी मोहर, ठीक है, कॉमन सील होगी उसके पास, अपने नाम से वो क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, अपने नाम से वो लैंड एक्वायर कर सकती है, ठीक है, अपने नाम से अपने प्लांट और मशीन खरीद सकती है। वो सारी चीजें उससे क्या हो जाएगी, क्या रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका कंपनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देन थर्ड बात करते हैं आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस अ कंपनी हैज अ लीगल distinct entity and is independent of its member, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंपनी की जो लीगल एंटिटी है, ठीक है, वो अलग है किससे, जो उसके प्रमोटर्स हैं, ठीक है। प्रमोटर्स अलग है और कंपनी अलग है।
कंपनी अपने नाम से सारा बिजनेस करेगी, प्रमोटर्स केवल क्या होंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट होंगे, बाकी जो भी एक्टिविटीज होगी वो सारी किससे होंगी, कंपनी के ही नाम से होंगी। नेक्स्ट आता है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसमें देखिए अ कंपनी इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी और ऑल शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या है, ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस कि कंपनी जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तब तक कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, उसमें किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, इससे कंपनी के ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी इन सब चीजों से भी कंपनी को कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कंपनी अपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस रन करती रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ है कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील मींस कि कंपनी हमेशा एक कॉमन सील यूज करेगी। ठीक है, जो क्या होगा, उसके लीगल एग्जिस्टेंस का प्रूफ होगा। जैसा आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हैं किसी कॉलेज वगैरह में, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहां भी वो एक मोहर लगा के देंगे आपको। ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी आप अगर रिटेन में वर्क हो रहा है तो वहां भी आपको साइन होने के बाद उसमें मोहर लगी मिलेगी। तो वो क्या है, जो मोहर है वो एक कॉमन सील है, वो ये वेरीफाई करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे यहाँ से ही है और इस डॉक्यूमेंट का जो रिलेशन है वो हमारे यहाँ से ही है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी किसमें, कॉमन सील में। नेक्स्ट आती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मींस देखिए अ कंपनी में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स मींस कि जितना जिसका हिस्सा है वो केवल उतनी के लिए ही क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका ट्रांसफरेबल शेयर्स। ट्रांसफरेबल शेयर्स मींस इन अ पब्लिक कंपनी द शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, दो तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम केवल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के। तो इसमें आपका पॉइंट है ट्रांसफरेबल शेयर्स। ठीक है, जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वो इजीली ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स को। ठीक है, कितनी भी बार। द राइट टू ट्रांसफर शेयर is a statutory right and it cannot be taken away by a provision 9 in the articles. ठीक है, प्रोविजन 9 के अकॉर्डिंग जो राइट है कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर का वो कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी मींस एज अ कंपनी is a legal person distinct from its member, it is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. ठीक है, जैसा कि आप पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है और कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी उससे बिल्कुल एकदम अलग होती है। तो इसमें क्या है कि क्या होगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं सेपरेट प्रॉपर्टी की, तो सेपरेट प्रॉपर्टी मींस कि कंपनी अपने सारे लीगल राइट्स एंजॉय कर सकती है। मींस कि वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, उसे सेल कर सकती है। ठीक है, उसे किसी को ट्रांसफर भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी में। लास्ट आता है आपका डेलीगेटेड मैनेजमेंट। ठीक है, डेलीगेटेड मैनेजमेंट मींस कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन since it has a large number of members, all of them cannot take part in the management of the affairs of the company. Actual control and management is therefore delegated by the shareholders to their elected representatives known as director. ठीक है, मींस क्या है, डेलीगेटेड मैनेजमेंट मींस क्या है कि जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है आपकी ऑटोनोमस बॉडीज होती है। ऑटोनोमस बॉडीज मींस कि वो अपने डिसीजन खुद लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ गवर्निंग होती है, जो उनका रूल बना हुआ है केवल वही उसी चीज से वो चलेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फैक्टर उनके रूल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे आरबीआई,
जब भी हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है आरबीआई अपने स्टैंडर्ड्स पे सेटअप है, ठीक है। उसे पता है कि हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लानी है, ठीक है, तो लेके आएगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे कितना भी कुछ भी चेंजेस हो जाए कंट्री के लॉ में, उस पे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे इकोनॉमी रेगुलराइज करनी है, ठीक है, इकोनॉमी मेजरमेंट करना है तो वो उस तरीके से ही मेजरमेंट और कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब डेलीगेटेड मैनेजमेंट में क्या है आपका कि होता क्या है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स क्या हो सकते हैं कि एक साथ कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो उनके बिहाफ पे कंपनी के किसमें आपकी कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके व्यूज को वहां प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आती है आपकी डेलीगेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने अब तक देखा आपका, इसमें हमने कंपनी लॉ में देखा आपका यूनिट फर्स्ट में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया, ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक। देन हम आए उसके अमेंडमेंट्स के बारे में, कितने उसमें अमेंडमेंट्स हुए, ठीक, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इसमें हमने डिस्कस किया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नेक्स्ट था आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेक्स्ट आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट है आपका कॉमन सी, नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज, नेक्स्ट इज आपका ट्रांसफरेबल शेयर्स, नेक्स्ट इज आपका सेपरेट प्रॉपर्टी एंड लास्ट इज डेलीगेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और एज इट इज हम आगे आपकी आगे वाली क्लासों में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।